आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 12 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, यमन ने दागा ड्रोन, सुस्त पड़ गया आयरन डोम, आधे घंटे तक खेलता रहा आइस पाइस। राफा को इसराइल ने बना दिया जहन्नुम, पूरे गजा की तबाही के आंकड़ों ने चौंकाया। 50 साल पीछे पहुंचे फिलिस्तीन के असली मालिक। यूएन जनरल असेंबली हुई इसराइल के खिलाफ लामबंद, उधर ब्लिंकन को मुंह पर बोला गया गजा का कसाई। सीरिया में बशर की विदाई के बाद ताल्लुकात बढ़ा रहे ईरान और तुर्की, $30 बिलियन के व्यापार का टारगेट किया सेट। सीरिया के नए प्राइम मिनिस्टर ने बशर के दोस्तों से हिसाब चुकता करने का किया ऐलान। क्या ईरान की तरफ है इशारा? उधर यूक्रेन ने एसटीएस को भेजा खतरनाक हथियार, और रूस ने खाई बड़ी कसम। तागनरोग एयरफील्ड पर हमले के बाद यूक्रेन को दहलाने का ऐलान। चलिए करते हैं शुरुआत खबरों की। और जितनी थी हेडलाइंस उससे कुछ ज्यादा ही होंगी खबरें। पहली खबर यह बताती है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ नाकाम हुआ है बल्कि सुस्त भी हो गया है। अल मायदीन में आई आज की यह खबर, 12 दिसंबर की खबर यह बताती है कि यमन के हाउथीज ने एक ड्रोन इजरायली कब्जे वाले शहर इलाद की तरफ दागा। इसके बाद वो ड्रोन आधे घंटे तक हवा में रहा। आयरन डोम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि जीपीएस का कुछ मसला था। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी पर ही सवाल उठे हों, बल्कि जो और कंपोनेंट्स यूज होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम में वो भी इजराइल के फ्लॉप हो रहे हैं। 30 मिनट तक ये ड्रोन इधर से उधर जाता रहा, आइस पाइस खेलता रहा और इसे एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। फिर जब जाकर थोड़ी जीपीएस में एक्यूरेसी आई तब ये ड्रोन साहब उनके रडार पर पाए गए। इजराइल का दावा है कि भाई हमने इसे इजराइल की एयर स्पेस में घुसने से पहले ही मार गिराया। यानी 30 मिनट तक क्या ये यूं ही पार्क में टहल रहा था, समंदर में, लाल सागर के ऊपर टहल रहा था, जैसा कि इजराइल दावा कर रहा है? क्यों टहल रहा था? ये चेक करना चाह रहा था कि तुम्हारा जीपीएस कब ठीक होगा। उन्होंने कहा है कि हमने मार गिराया, पता नहीं मार गिराया या नहीं, या इसने जाकर मारा, जो भी है। इजरायली डिफेंस टुक 30 मिनट्स टू इंटरसेप्ट ड्रोन फ्रॉम यमन। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने 30 मिनट दिए हैं यमन के ड्रोन को डिटेक्ट करने या इंटरसेप्ट करने में, और ये खुद इजरायली मीडिया ने लिखा है, जिसे अल मायदीन ने अपनी हेडलाइन बनाया है। तो एक बार फिर से इजराइल के साजो सामान पर उंगलियां उठ रही हो। गजा कितना तबाह हो गया हो, लेकिन इजराइल की डिफेंस सेक्टर की इमेज बहुत बुरी तरीके से तबाह हुई है। और लोगों ने देख लिया है कि अगर अमेरिका मदद ना करे, बड़े बड़े बम ना गिराए दे जो इजराइल गिरा रहा है, तो इजराइल कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है। सर बढ़ते हैं आगे। सिर्फ गजा में नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में भी बड़े हमले हो रहे हैं, बड़ा मुकाबला हो रहा है। यह बताया गया है कि फियर्स कन्फ्रंट्रेशन चल रही है, बहुत तगड़े तरीके से मुकाबला हो रहा है वेस्ट बैंक में। और कहा है कि इसमें एक फिलिस्तीनी मारा गया है। बलाता का ये इलाका है। फाइटर्स इन कबातिया confronted the IOF storming several access in the town। कई इलाकों से, कई मोर्चों से या कई जगहों से घुसने की कोशिश आईडीएफ कर रही थी कबातिया में। और यहाँ पर जो है वो फिर रेजिस्टेंस फोर्सेस जो वेस्ट बैंक में एक्टिव हैं, उन्होंने उनका मुकाबला किया। गोलियां, बम, जो कुछ भी चला मिला। इसके बाद एक फ़लस्तीनी शख्स मारा गया और ये अभी तक मामला जारी है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पहले के ऑपरेशन की हैं, इसमें जो फोर्सेस दिख रही हैं। लेकिन आज की खबर है और काफ़ी ज़्यादा मुकाबला मिल रहा है वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ को। सर बढ़ते हैं आगे, बात गजा की। ये आप ग्राफिक पिक्चर देख लीजिए। ये ग्राफिक फोटो जो है वो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर किया है, और इससे आपको गजा की तबाही का अंदाज़ा होगा और आपको पता चलेगा कि फ़लस्तीन के असली मालिक यानी फ़लस्तीनी 50 साल पीछे पहुंचा दिए गए हैं उन लोगों की तरफ से जिन्हें उन्होंने 75-77 साल पहले, 100 साल पहले मान लीजिए पनाह देना शुरू किया था। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ है, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है। और इजरायली आर्मी ने क्या क्या डिस्ट्रॉय किया उसका एक आंकड़ा सामने आया, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 100, और याद रखिएगा गजा बहुत छोटी सी जगह है, इसे आप इस नुकसान को बहुत बड़ा करके देखिएगा। बहुत छोटी सी पट्टी, 45-40 किलोमीटर। 125 अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर तबाह कर दिए गए। 125। 717 पानी के कुएं तबाह किए गए, वहां कुएं से आता है और वो बोरिंग वगैरह ये सब। 3130 किलोमीटर के पावर ग्रिड तबाह किए गए। 3130 किलोमीटर का पावर ग्रिड, वायर्ड लाइंस वगैरह, तार वगैरह बिजली के और सब। 3,30,000 मीटर के वाटर नेटवर्क को तबाह किया गया। पहला किलोमीटर था, ये मीटर है।
30,000 वाटर नेटवर्क यानी पाइपलाइन जो होती है पानी की, 3,30,000 आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट कीजिए कितना हो गया। 6,55,000 का सीवेज नेटवर्क तबाह कर दिया गया। सीवेज तो गली गली होता है, पानी की लाइन चलो एक तरफ से जा रही है, यानी जो गंदे पानी की निकासी है उसके पाइप को इन्होंने तबाह कर दिया। वो अपने बड़े बड़े बुलडोजर D9 डाल के पानी की लाइनें खींच के तबाह कर दी, तोड़ डाली। पावर ग्रिड सारे खंबे सारे तार नोच डाले। अंडरग्राउंड जितने पानी के कुएं थे वो खत्म कर दिए। इसके अलावा जितने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर थे, ये एक वॉर क्राइम है, जेनोसाइड है। आप आम लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो हैं उन्हें तबाह नहीं कर सकते जंग में। ये 28,35,000 मीटर की रोड और गलियां उधेड़ डाली। आपको जो गजा का नजारा दिख रहा है, इतने शानदार घर थे, हमारे आपकी क्या होंगे, इतनी शानदार गलियां। अरब ममालिक की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर मिले हैं इन्हें मदद के तौर पर हमेशा से। और 2007 के बाद से जब से सीज थी, कुछ नहीं आ रहा था जा रहा था, बस एक गजा रफा क्रॉसिंग खुली थी, बिलियंस ऑफ डॉलर आए अरब ममालिक की तरफ से। ईरान अपना रोल अदा कर रहा था, उन्हें मजबूत कर रहा था हथियार देकर, लेकिन निजाम रोटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह ये लोग सब कर रहे थे, हालांकि कुछ मजबूत नहीं कर पाए। अब तो बिल्कुल खामोश बैठे निकम्मों की तरह। 28,35,000 मीटर रोड, स्ट्रीट्स सब खत्म कर दी। गलियां, खंजड़ा, खरंजा जिसे कहते हैं, डामर जिसे कहते हैं, सब RCC सब खत्म, सारी रोड। अब सिर्फ आपको धूल मिट्टी दिख रही हो। ये ऐसी तबाही है कि 50 साल पीछे पहुंच गए हैं गजा के फिलिस्तीनी। सर बढ़ते हैं आगे जल्दी। ये गजा की रफा की तस्वीर है। रफा को तो जहन्नुम बना दिया, जरा देखिए, ये रफा की तस्वीर है। आपको एक शख्स कहीं बीच में दिख रहा होगा खड़ा हुआ, हर तरफ से तबाही के मनाजर हैं, लगता है जैसे कयामत आ चुकी है। और आज ये बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, मिडिल ईस्ट आई की खबर है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनकंडीशनल गजा में सीज फायर की बात की है, मुतालबा किया है कि बिना शर्त बिना देर गजा में सीज फायर होना चाहिए। जुल्म जबर की इंतहा हो चुकी है, लोग भूख बीमारी से मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इनका क्या है, इसे कोई मानेगा? अनकंडीशनल UN जनरल असेंबली की 157 मुल्क साथ में हो जाएं, क्या कर लेंगे यार? इजराइल जो कर रहा है उसके पीछे सीधा सीधा अमेरिका का हाथ है। आप अमेरिका को एक कन्विंस कर लेते हैं, नहीं कर सकते। अमेरिका अगर चाहे आज नहीं, अभी नहीं, इसी पल में सीज फायर हो जाए, नहीं होगा। ब्लडी, और अमेरिका को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। शुरुआत तो कब की हो चुकी है, देख लीजिए। एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री अमेरिका का बहुत ताकतवर तोप चीज होता है। एक राष्ट्रपति, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके मुंह पर ब्लडी ब्लिंकन बोला गया। एंटनी ब्लिंकन के मुंह पर ब्लडी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड बोला गया, इन्हें बोला गया बुचर ऑफ गाजा। ये नारे लग रहे हैं, ये नारे लग रहे हैं इनके मुंह पर। मैं आपको सुनवा नहीं रहा, बस आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। पता है कुछ न्यूज नेटवर्क ने लिख रखा है, ये किसी और चैनल का है इसलिए हम नहीं इसे यूज करेंगे। और ये कोड पिंक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने स्टेट के सेक्रेटरी, अमेरिका के सेक्रेटरी, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की जो गवाही थी बिफोर द हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी, उस दौरान इनको इंटरप्ट किया और इनके खिलाफ नारे लगाए। कसाई और न जाने गालियों से नवाजा गया। खैर देखिए, जो सीरिया में हुआ उसमें तुर्की का बहुत बड़ा रोल है, हम सब जानते हैं। और याद रखिए, तुर्की को और एर्दोगन को इसका फायदा मिल गया है आने वाले इलेक्शन में, जो भी उन्होंने किया है। बशर अल असद की हुकूमत को उखाड़ना तुर्की के एतबार से बड़ा फख्र का काम हो गया है। अब बहुत से लोग जो ईरान को प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, वो तुर्की को बहुत गाली दे रहे थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक जो जंग की पॉलिसी होती है वो अलग होती है, और जो स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है, देश की व्यापार बढ़ाना, दोस्ती बढ़ाना, वो अलग होती है। अब देखिए ना आप, 11 दिसंबर की रात को ये खबर आती है, ईरान की न्यूज एजेंसी इरना, ईरान और तुर्की इन्होंने एक ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है और इनका टारगेट है अपने व्यापार को $30 बिलियन के व्यापार तक ले जा। $30 बिलियन। तुर्की और ईरान इतना बड़ा व्यापार करने जा रहे हैं, बहुत से लोग लड़ पड़ते हैं। देखिए, जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा समझा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ईरान और तुर्की हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU जिसे कहते हैं, उन दोनों ने साइन किया है और कहा है कि हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को, बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे।
दोनों कंट्रीज ने मिलकर $30 बिलियन के ट्रेड का टारगेट सेट किया है अगले 5 साल के लिए कि अगले 5 साल में हम दोनों $30 बिलियन का व्यापार आपस में करेंगे और दोनों को ही इससे फायदा होगा। ईरान के रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री हैं, उन सब ने भी ये बताया है कई क्षेत्रों में ये व्यापार होगा। अब मुझे नहीं पता इसमें मिलिट्री के एतबार से भी दोनों एक दूसरे को कुछ बेचेंगे, खरीदेंगे या नहीं है, लेकिन ट्रेड तो दोनों के बीच होगा और $30 बिलियन का टारगेट है। तो आराम से इस खबर को इस तरीके से देखें। सीरिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बनाए गए हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि बशर अल असद के जितने भी मिलिट्री कोलैबोरेटर्स थे, जो उसे फौजी एतबार से मदद दे रहे थे बशर अल असद को, उसकी हुकूमत को, उन सब के साथ इंसाफ किया जाएगा, यानी उन्हें कटघरे में खींचा जाएगा या उनसे हिसाब चुकता किया जाएगा। कोलैबोरेटर्स टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। क्या ये इशारा ईरान की तरफ है? क्योंकि ईरान की IRGC और रूस, इन दोनों की मदद से बशर अल असद इतने साल हुकूमत में टिका रहा। ये और बात है, उसे भागना पड़ा, सब हट गए तो उन्हें भी भागना पड़ा। जान किसको नहीं प्यारी होती। लेकिन ये कह देना कि उनके जितने मिलिट्री कोलैबोरेटर्स थे उनसे हिसाब चुकता करेंगे, तो बराबर में तो ईरान है। क्या आप उनके साथ कुछ करने वाले हैं? क्योंकि रूस का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ऐसे तो आप ईरान का भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन फिर भी बशर अल असद का आपने बिगाड़ लिया, जबकि वहां पर आर्मी, नेवी सब थी, रूस की IRGC भी थी। अगर पीछे से कोई भारी मदद हुई तो क्या कुछ नया होने वाला है? खैर छोड़िए, बढ़ते आगे। ये सब तो छुपा हुआ है। रॉयटर्स की खबर देखिए, यूक्रेन बड़ी मदद कर रहा है STS की। यूक्रेन के जो ऑपरेटिव्स हैं, उन्होंने सीरिया के बागियों को ड्रोन से मदद की। ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, रॉयटर्स में छपी है। और इसके बाद मैं देखता हूं, सीरियन फाइटर्स को 150 ड्रोन, एडवांस ड्रोन, खतरनाक ड्रोन यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स की तरफ से पिछले महीने ही भेजे गए, जिसकी मदद से भी ये तख्ता पलट करने में मदद मिली है। बशर अल असद के खिलाफ यूक्रेन ने मदद क्यों की? क्योंकि बशर अल असद के साथ रूस था। यूक्रेन ने मदद नहीं की क्योंकि यूक्रेन तो खुद ही ये दे दो, वो दे दो, हमें ये चाहिए, अम्मी की तबीयत, ये वाली चीजें कर रहा है। ये सब कुछ रूस को कमजोर करने वाली वेस्टर्न फोर्सेस ने यूक्रेन के जरिए करवाया होगा। खैर छोड़िए, 20 ड्रोन, 150 ड्रोन, इंटेलिजेंस 20 ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे गए हैं, 150 ड्रोन्स भेजे गए हैं और भी मदद की गई है यूक्रेन की तरफ से। हाँ, रूस ने कसम खाई है, क्रेमलिन ने कसम खाई है कि ATACMS या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो अभी दागी हैं यूक्रेन ने कल, जिससे कि टैगनरोग एयरफील्ड रूस की तबाह हो गई है, बड़ी तबाही हुई है, रूस उसका बदला लेगा। ये क्रेमलिन यानी कि पुतिन के जो सरकारी दफ्तर है, उसके स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है। अब ये ओरिशनिक ही दागेंगे मिसाइल या कुछ और, पता नहीं। फिलहाल हलचल बढ़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस शो आप देख रहे थे। खुश रहिए, सलामत रहिए।